आज सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने जा रही है। आज सुबह 11:30 बजे सीएम साई कैबिनेट की बैठक लेंगे। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर विस्तृत चर्चा हो सकती है। विकास संबंधी कार्यों को लेकर भी अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में इससे पहले ये बैठक आयोजित की जाएगी। इससे पहले भी देखिए महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आयोजित कर चुके हैं। हालांकि वो समीक्षा बैठक थी, लेकिन आज साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अध्यक्षता इसकी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे सीएम साय कैबिनेट की बैठक लेंगे और बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर विस्तृत चर्चा भी संभव है। विकास संबंधी कार्यों को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में ये बैठक आयोजित की जाएगी। रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आज सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी और सुबह 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आज सुबह 11:30 बजे सीएम साई कैबिनेट की बैठक लेंगे और बैठक में बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। एंटी नक्सल ऑपरेशन पर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है, क्योंकि एंटी नक्सल ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। इसी बीच हमने देखा है कि जवानों को राशन ट्रांसफर करना हो या फिर तमाम उनकी सुख सुविधा से जुड़े हुए फैसले हो, उस पर डबल इंजन की सरकार लगातार प्रयासरत है। और इसी बीच देखिए उस एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हो सकती है। विकास संबंधी कार्यों को लेकर भी कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सीधा रुख करना चाहूंगी, रोहित मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़ गए हैं। रोहित, किन क्षेत्रों पर आज कैबिनेट की बैठक, किन क्षेत्रों पर, किन मुद्दों पर चर्चा कर सकती है और फैसले लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है अंजलि, उसके मुताबिक श्रमिक वर्ग को एक बड़ी सौगात सरकार देने जा रही है, क्योंकि कल माफ कीजिएगा 1 तारीख को श्रमिक दिवस मनाया जाएगा और उससे पहले एक बड़ी सौगात सरकार दे सकती है। वो सौगात कौन सी होगी और उसकी स्वरूप क्या होगा, कौन सी ऐसी योजना होगी, ये तमाम चीज़ों को लेकर आज चर्चा होगी। कैबिनेट के बैठक पर इस पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एंटी नक्सल ऑपरेशन बहुत तेजी से चल रहा है और हमने देखा है कि अभी बहुत बड़ी संख्या पे ऑपरेशन जो है वो जारी है, मुठभेड़ जारी है। तो ऐसे में उन जवानों के लिए जो वहाँ पर तैनात है, इतनी भारी गर्मी में तैनात हैं, तो उनको किस तरह से सुविधा पहुँचाई जाए और जो ऑपरेशन है और तेज गति से चले, इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा जो जानकारी और मिल रही है कि कई और ऐसे वर्ग है जो खासकर कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग को भी सरकार कोई बड़ी सौगात देने वाली है, उसको लेकर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। इसके अलावा उद्योग, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तो उद्योगों को जमीन आवंटन करवाना है और उसी जमीन आवंटन के लिए भी कई तरह की प्रक्रिया हैं, कई विभागों की सहमति है और जो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं उनको जमीन देना है। तो ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। फिलहाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। अंजलि, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कैबिनेट बैठक के बाद जो फैसले लिए जाएंगे उस पर भी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पीएम आवास निर्माण में रायगढ़ ने बाजी मार ली है। पूरे प्रदेश में नंबर 1 जिला बना है रायगढ़। रिकॉर्ड समय में 14,541 आवास पूर्ण किए। मिशन मोड में सभी कार्य पूरे किए गए हैं और आवास प्लस सर्वे 2024 में अपना दम भी दिखाया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ एक ऐसा जिला बनकर उभरा है जिसने पीएम आवास निर्माण में अपना नाम दर्ज करवाया है और रिकॉर्ड समय में आवास पूरे किए हैं। और इसी बीच देखिए दूध खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मदर डेयरी के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मदर डेयरी ने महंगाई का झटका दिया है। दूध की कीमतों में एक बार फिर से बढ़त देखी जा रही है। मदर डेयरी ने दूध के दामों में इजाफा किया है। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है मदर डेयरी का दूध और आज से ही नई कीमतें लागू कर दी जाएंगी। मदर डेयरी ने महंगाई का झटका दिया है। दूध की कीमतों में एक बार फिर से बढ़त देखी जा रही है। मदर डेयरी ने दूध के दाम में इजाफा किया है। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है मदर डेयरी का दूध और आज से ही यह नई कीमतें लागू कर दी जाएंगी। तो देखिए बड़ी खबर हो जाती है, कहीं ना कहीं अच्छी खबर भी नहीं है। सीधे तौर पर जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मदर डेयरी ने महंगाई का झटका दिया है। वहीं देखिए भारत के आईबी प्रमुख तपन डेका की हाई लेवल मीटिंग हुई है, जहां बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ में नक्सलियों की घेराबंदी पर चर्चा के साथ ही एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में डीजीपी अरुण देव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा और सीमावर्ती राज्यों के आला अफसर भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी नक्सल ऑपरेशन को लेकर चर्चा की गई, जहां सभी राज्यों के समन्वय पर भी बातचीत हुई है। बता दें कि इस बैठक में आईबी चीफ के साथ सुरक्षा फोर्सेस के मुख्य अधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।
और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा ऑपरेशन पिछले 8 दिनों से जारी है। और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसी बीजापुर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ी को हजारों सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। सुरक्षा बलों को इस बात का पक्का इनपुट है कि सैकड़ों नक्सलियों ने इस पहाड़ी पर शरण ले रखी है। खबर है कि 8 दिन की सख्त घेराबंदी से आज 9वां दिन है, उसमें नक्सली घबराए हुए हैं। और पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घेराबंदी पर विस्तार न्यूज के मंच पर क्या रहस्य कहा है वो भी देखिए। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर बसे बीजापुर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों में इन दिनों गोलियों की गूंज है। एक तरफ 10 से 20 हजार सैनिक, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ और कोबरा के जाबाज शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है जंगल के कोने कोने से अच्छी तरह वाकिफ नक्सली। 21 अप्रैल से शुरू हुआ ये अभियान, अब 8 दिन बीत चुके हैं। जवान डटे हैं, नक्सली घबरा रहे हैं और युद्ध की तीव्रता अपने चरम पर है। एक तरफ जवानों का इतना बड़ा दस्ता, जिसमें महिला कमांडोज भी शामिल हैं, यहाँ पर माओवादियों से लोहा ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री यहाँ पर आईजी स्तर के अधिकारियों के साथ, सुरक्षा बलों के डीजीपी के साथ यहाँ पर बैठकें ले रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, वो प्लान कर रहे हैं। 50 किलोमीटर तक फैला ये जंगल कोई सैरगाह नहीं है, ना ही कोई टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ हर कदम पर मौत का खतरा है। नक्सलियों के बिछाए आईईडी में एक कदम के साथ ही किसी भी पल विस्फोट हो सकता है। कोई भी जवान घायल हो सकता है, शहीद हो सकता है। हर पेड़, हर झाड़ी के पीछे अनिश्चितता छिपी है। हर पल मौत का खतरा बना हुआ है। बावजूद इसके हमारे जवानों का जोश हाई है। ये सूचना 19 तारीख के दिन सुरक्षा बलों के अधिकारियों को मिली थी कि हिडमा और देवा के साथ लगभग 150 की संख्या में कर्रेगुट्टा के जंगलों में, पहाड़ों में माओवादी छिपे हुए हैं। एक बड़ा दस्ता माओवादियों का छिपा हुआ है। तब से लगातार जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है इन जंगलों को घेर कर। 24 अप्रैल तक इस ऑपरेशन ने नक्सलियों को करारा झटका दिया। हथियार विस्फोटक, नक्सलियों का सामान बरामद हुआ, नक्सलियों की सुरंग मिली और 3 नक्सली ढेर कर दिए गए। शायद नक्सलियों के खूंखार कमांडर माडवी, हिडमा और देवा अभी भी इन जंगलों में छिपे हुए, लेकिन हमारे जवान उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं और नक्सली बार बार शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं। नक्सलियों की अपील पर सरकार भी कह रही है कि बात करेंगे, लेकिन हथियार छोड़ने पर। क्या चाहिए? तो बंदूक की नली से सरकार बनाना है। भाई आप लोकतंत्र में कैसे इसको अलाउ कर सकते हैं? तो इसको छोड़कर, ऐसी बातों को छोड़कर संविधान के दायरे में जो चर्चा चाहे, जो बातचीत चाहे, सरकार बिल्कुल मानती है बात। इन जंगलों की खाक छानते हुए जब हमारे कमांडोज आगे बढ़े, तब यहाँ छिपने वाले नक्सली शायद छुपते छुपाते कहीं भाग चुके। खबर है कि सुरक्षा बल अब यहाँ एक स्थायी कैंप बनाने की योजना बना रहा है, ताकि नक्सलियों को दोबारा सिर उठाने का मौका ना मिले। डबल इंजन की सरकार जवानों के साथ है। सीएम जवानों की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि कांग्रेस अब तक कार्रवाई को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहाँ पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है, कितने नक्सलियों को घेरे हैं नक्सली, क्योंकि 1 सप्ताह हो गया, अभी तक कोई नक्सली पकड़ा नहीं गया। बीच में हल्ला हुआ था कि इसको पकड़ लिए, उसको पकड़ लिए। तो ये बहुत सारे र्यूमर फैल रहे हैं, स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। गर्मियों में 40 डिग्री के टेम्परेचर में लगातार चलते रहने, खड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई करने से 40 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो चुके हैं और महिला कमांडोज भी थकने लगे हैं। लेकिन चुनौती अभी बहुत बड़ी है और छिपे हुए नक्सलियों को खोजना है। यहाँ पर जिस तरह से ये मुठभेड़ चल रही है, ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन को रोकने के लिए हैदराबाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और इसके साथ ही दिल्ली में भी कुछ प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन रोका जाए। देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार कौन सा फैसला करेंगे, जबकि माओवादियों की तरफ से 3 बार शांति वार्ता का पत्र भी लिखा जा चुका है।
हर किसी की नज़र इस ऑपरेशन पे है जिस तरह से पहलगाम पर है। युकेश चंद्राकर, विस्तार न्यूज़, बीजापुर। और अब रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आज विभागीय दर अनुसूची 2025 का विमोचन किया जाएगा। मंत्री केदार कश्यप करेंगे एसओआर 2025 का विमोचन। आज सुबह 10:30 बजे न्यू सर्किट हाउस में करेंगे विमोचन। जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप इसका विमोचन करने वाले हैं। जल संसाधन सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और मुख्य अभियंता इंद्रजीत उइके भी मौजूद रहने वाले हैं। सभी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज विभागीय दर अनुसूची 2025 यानी कि एसओआर 2025 का विमोचन करने जा रहे हैं संसाधन मंत्री केदार कश्यप। खबर रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम अरुण साव ने नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी किए। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राशि जारी की गई है, जहां नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने निधि का शहरी आबादी को लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि नगर निगमों में महापौर निधि और नगर पालिकाओं के साथ ही नगर पंचायतों में अध्यक्ष निधि की 50-50% राशि की प्रथम किस्त के रूप में 30 करोड़ 63,75,000 रुपए जारी किए गए, जिसमें पार्षद निधि की प्रथम किस्त 50% के रूप में नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 37,75,000 रुपए और इसके साथ ही नगर पंचायतों को 27 करोड़ रुपए जारी किए गए। और रायपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां पर नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की आज बैठक आयोजित की जाएगी। महापौर मीनल चौबे ने ये बैठक बुलाई है। एमआईसी की बैठक महात्मा गांधी समाकक्ष में होगी और शहर से जुड़े हुए कई फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो देखिए, आज महापौर मीनल चौबे ने बैठक बुलाई है। नगर निगम में मेयर इन काउंसिल की आज बैठक होगी। एमआईसी की बैठक महात्मा गांधी समाकक्ष में होगी और शहर से जुड़े हुए कई फैसले इस बैठक के तहत लिए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिभागियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के अंतिम परिणाम 22 अप्रैल 2025 को घोषित किए, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 अभ्यर्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ाया है। वहीं इन सफल प्रतिभागियों को लखपति बनाने के लिए विष्णुदेव साय सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट कर जानकारी और शुभकामनाएं भी दी और लिखा कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में छत्तीसगढ़ के सफल प्रतिभागियों को सरकार लखपति बनाएगी। लखपति बनाकर यूपीएससी परीक्षा पास करने का प्रोत्साहन भी दिया। महापौर सम्मान निधि के तहत 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और ये भी लिखा है मुख्यमंत्री ने कि हमारा लक्ष्य है छत्तीसगढ़ में सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक अनुकूल और प्रेरणादायी वातावरण का निर्माण करना। वहीं छत्तीसगढ़ में ट्रेन में सफर के दौरान कैंसर पीड़िता महिला की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई, जिसे अस्पताल ले जाने के लिए बिलासपुर रेलवे स्टेशन में एम्बुलेंस बुलाया गया था, जो समय पर नहीं पहुंचा और इलाज के अभाव में महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजन शव को निजी वाहन से लेकर गए और इस पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। साथ ही रेलवे और राज्य सरकार को मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। बता दें कि इसमें 1 लाख रुपए रेलवे और 2 लाख रुपए राज्य शासन को देने होंगे। मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी और स्वास्थ्य विभाग और रेलवे की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और रेलवे को शपथ पत्र देने को कहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात रायपुर की करते हैं, जहां बीजेपी 1 से लेकर 10 मई तक उम्मीद महाअभियान चलाएगी और नए वक्फ कानून को लेकर लोगों को जागरूक भी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ में 1 मई को कार्यशाला बीजेपी करने जा रही है और कार्यशाला के बाद 2 से 10 मई तक बीजेपी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। वहीं अभियान के माध्यम से मुस्लिम वर्ग के बीच बीजेपी वक्फ बिल के फायदे समझाएगी और इस दौरान किरण सिंहदेव ने अन्य राज्यों में हुई वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की विसंगतियों का जिक्र भी किया। कहा कि बीजेपी इमामों और मुस्लिम धार्मिक गुरुओं के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा बैठक भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इसके वक्फ सुधार एक जन जागरण योजना के अंतर्गत और पूरे प्रांत में 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न आयामों पर ये कार्यक्रम तय होने हैं। और बस्तर की लाइफलाइन केशकाल घाटी के दूसरे मोड़ में मंगलवार शाम 2 ट्रक्स की आमने सामने भिड़ंत होने के कारण पिछले 3 घंटों से जाम की स्थिति बनी रही।
इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी इस जाम में फंसे रहे। स्थानीय पुलिस ने उन्हें रेस्ट हाउस में पहुंचाया, जहां उन्होंने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि केशकाल घाटी हमारी प्राथमिकता में है, यहां बाईपास सड़क का निर्माण जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस जाम में यात्री बसों, ट्रकों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव भी लगभग आधे घंटे तक इस जाम में फंसे रहे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, एक तो पहली बात ये स्पष्ट कर दूं मैं कि जाम सड़क की खराबी कारण नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या स्थिति थी केशकाल घाट की। सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। और सरकार बनते ही अब यहाँ के विधायक हैं नीलकंठ टेकाम जी, हम सभी ने और आदरणीय केदार जी ने, सबने मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी से जैसे ही इस बात को समक्ष रखा, देखिए तुरंत एक घाट, इतना स्मूथ सड़क बना हुआ है, इतना बढ़िया सड़क बनी हुई है। तो ये जाम, आज का जो जाम का कारण है वो 2 ट्रकों में भिड़ंत का है। स्वाभाविक रूप से इस पर मैंने भी चर्चा किया बैठे बैठे अभी स्थानीय प्रशासन से। तो उनका भी ये था कि मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि इसको, क्योंकि हैवी ट्रैफिक है, तो इस प्रकार की मतलब दुर्घटनाओं से बचने का अगर सबसे अच्छा सरल उपाय ये है कि पार्शियली घाट को खोला जाए। सर, एक चीज़ देखा जाता है कि बस्तर संभाग समेत दक्षिण भारत को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है ये। बाईपास की बहुत आवश्यकता है यहाँ पे, इसको लेकर के सरकार क्या पहल कर रही है? नहीं, इस पर पहल हो चुकी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करूँगा, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का भी, अरुण साहू जी का। और बहुत पहले से ही बीच में आप देखे होंगे, आपको मालूम है कि केंद्र से 2500 करोड़ की स्वीकृति इस 4 लेन रोड और केशकाल घाट के बाईपास या ओवर ब्रिज के लिए भी 7 किलोमीटर ऐसा है ओवर ब्रिज का। केशकाल बाईपास मार्ग का काम भी जल्द शुरू करने की बात कर रहे हैं। नीरज उपाध्याय, विस्तार न्यूज, केशकाल। अगली खबर रतनपुर से। रतनपुर के महामाया मंदिर में 22 से ज्यादा कछुओं की मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर वन विभाग ने महामाया ट्रस्ट के कई अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इस मामले में ट्रस्ट के अकाउंट गजेंद्र तिवारी को अग्रिम जमानत मिल गई है, जो अधिवक्ता निमेश शुक्ला द्वारा दायर की गई याचिका के बाद दी गई। अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत देते समय कई शर्तें भी लगाई हैं। बता दें कि घटना मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है और हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए संज्ञान भी लिया है। अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां नकली जेवर देकर सोना व्यापारी को महिला ठगों ने चूना लगाया। मां बंजारी ज्वेलर्स, मेन रोड, उरला में वारदात हुई है। खबर के मुताबिक 25 अप्रैल की शाम करीब 2 महिला ग्राहक बनकर आई और अपना पुराना सोने का आभूषण बदली कर नया सोने का आभूषण ले गई। वहीं बाद में नकली आभूषण होने की जानकारी मिली। घटना के बाद पुलिस ठगों की तलाश में जुटी है। रायपुर के उरला थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ठगों ने 47 सोने का आभूषण और नकदी 80,000 लेकर फरार हो गए हैं और ज्वेलर्स मालिक शांति लाल जैन ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। बिलासपुर में 22 कछुओं की मौत की खबर सामने आई। रतनपुर के महामाया मंदिर का यह मामला बताया जा रहा है। वन विभाग ने मंदिर ट्रस्ट पर एक्शन भी लिया है। कई अधिकारियों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। ट्रस्ट के अकाउंटेंट को अग्रिम जमानत मिली है। अधिवक्ता निमेश शुक्ला ने याचिका लगाई थी। मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। आपको बड़ी खबर बता दें, रतनपुर में कछुओं की मौत के बाद हड़कंप मच गया। रतनपुर के महामाया मंदिर का यह मामला निकलकर सामने आया है। वन विभाग ने मंदिर ट्रस्ट पर एक्शन लिया है। वहीं बेमेतरा में गुरु बालक दास स्मृति स्थल सतनाम धाम पिकरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का आयोजन किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान भी किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुरु खुशवंत साहेब बारंग विधायक शामिल हुए और कार्यक्रम की अध्यक्ष बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने की। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बहुनगांव बेमेतरा में जिला स्तरीय और हमारे सतनाम समाज के साथियों के द्वारा आयोजन किया गया था। और हमारे इसमें कार्यक्रम में जो है आरंग के विधायक और जो है उपाध्यक्ष जो है सतनामी प्राधिकरण के उपस्थित हुए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती एवं जो सतनामी समाज के जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक बेमेतरा के हमारे दीपेश साहू जी, हमारे जिला पंचायत के प्रतिनिधि योगेश तिवारी जी और समाज के सभी प्रमुख जन यहाँ पर उपस्थित हुए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जीवन को हम सब लोगों ने याद किया।
अब बात कोरिया जिले की। कोरिया जिला अपने कोयले के उत्पादन और कोयले की गुणवत्ता के लिए पहचाना जाता है, पर अभी कोरिया जिले में कोल माफिया के ऊपर हो रही राजनीति और आरोप का प्रत्यारोप कारण बना हुआ है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कोरिया जिला अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने इन कोल माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसने की कमर कसी हुई है, वहीं इन दिनों एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष द्वारा अवैध तौर पर पिकअप वाहन से रात के वक्त कोयला सप्लाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अब इस पर वार पलटवार सुनिए। तो राजनीति इतने दिनों से कर रहे हैं, कभी जाके जनता के बीच में फील्ड में जाए, मैदान में देखें सच्चाई, तब समझ में आए। मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अवैध व्यापार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाया हूं। जब इनकी सरकार थी, जब इनके विधायक थे, तब भी मैं विषय को उठाया हूं। इसलिए ये लोग इस तरह की बात सिर्फ घर में बैठ के करने वाले लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। ये सब पेशेवर लोग हैं। इनकी राजनीति जनता के लिए कम है, ये अपने लिए इन लोगों का ज्यादा है। तो बस बैठ बैठ के आरोप लगा दिए, फील्ड में नहीं देख रहे हैं कि देवेंद्र तिवारी क्या कर रहा है। अभी जो वीडियो वायरल हुआ, मैंने देखा कि एक पिकअप में कोयला लोड जब्त हुआ, जिसके आगे पीछे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष घूम रहे थे। वो गाड़ी थाने में जब्त हुई और उस पर कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कोयला चोरी में लिप्त हैं और इन्हीं के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। और ये अपनी बदनामी को रोकने के लिए इनके जिलाध्यक्ष जो है शासन प्रशासन के पास जाकर गुहार कर रहे हैं कि कोयला चोरी को रोका जाए।